जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से इंतजार था इस चैप्टर का, एग्जामिनेशन फ्रॉम जीएसटी आज आ गया है। आज हम देखेंगे सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 व्हिच इज एग्जामिनेशन फ्रॉम जीएसटी। यू गाइस ऑल आर अवेयर कि इसका मतलब क्या है, यानी कि हम कुछ ऐसे गुड्स को या ऐसी सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जीएसटी एग्जेम्प्ट किस तरीके से होता है वो तो मैं आपको सबसे पहले बेस बना के दूंगा, और फिर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, गुड्स आपके करिकुलम में नहीं है, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सर्विसेज अगर हम देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना होता क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब ये देखते हैं हम कि ये जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 11, इसमें पावर किनको दी गई है, पावर कैसे मिली है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो पहला है सेक्शन 11(1), देन सेक्शन 11(2) और 11(3). सेक्शन 11(1) क्या बोल रहा है? तो जनरल एग्जेम्पशन। जनरल एग्जेम्पशन बोल रहा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगता है कि इन चीजों के ऊपर, ये नेसेसिटी आइटम्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए तो दे विल नॉट चार्ज जीएसटी। उसके ऊपर वो जीएसटी नहीं लगाते कि ये तो सबका हक है, ये सबको मिलना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम रेट में मिलना चाहिए, और उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा टैक्स लगाएंगे तो उसका रेट ऊपर हो जाएगा। तो जो सबसे नेसेसिटीज वाली चीजें थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी को एग्जेम्प्ट करा हुआ है। अब वो एग्जेम्प्ट कैसे करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि सबके लिए सब कुछ सही है। जो जीएसटी काउंसिल है वो अपने जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि ये वाली जो एक्टिविटीज हैं, ये वाले जो चीजें हैं, इनको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। तो वो नोटिफिकेशन पास करते हैं और उन एक्टिविटीज को, उन ट्रांजैक्शंस को वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे दो बातें बोली अगर मैं बोलूं तो एक तो मैंने आपसे बोला कि ये जो जनरल एग्जामिनेशन है ये रिकमेंड किया जाता है, दिस इज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, और फिर उसके बाद उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। अब सर ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ना कि ये वाली जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो ये एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा सेक्शन 11 में। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक, या तो ये एब्सोल्यूट एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। आपने ये खरीदा, ये सर्विसेज ली, आपको ये सर्विसेज देते वक्त सामने वाला जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, कोई इफ बट नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं, अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशन। लाइक द लव ऑफ योर पेरेंट्स जो होता है ना, जो माता पिता का प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है ना, ये वैसा मान के चलो, यानी कि उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है। आप ये सर्विसेज लोगे सर एग्जेम्प्ट। दूसरा, पहला हो गया आपका एब्सोल्यूट और दूसरा आ गया आपका विद कंडीशन। विद कंडीशन मतलब कि अगर आप ये 1, 2, 3, 4 कंडीशन पूरी करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपने ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं करी, देयर आर सर्टेन कंडीशन, तो वो कंडीशंस अगर आपने पूरी नहीं करी तो आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फिर वो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये दो तरीके से हो सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है दो तरीके से हुआ। एक तो क्या हो गया, इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब देयर इज नो कंडीशन, यानी कि अनकंडीशनल। और दूसरा क्या हो गया सर कंडीशनल, यानी कि कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि ये पूरे करोगे तो आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा। मतलब मान लो गर्लफ्रेंड का प्यार हो गया, हाँ लड़कियां मान लो बॉयफ्रेंड का प्यार हो गया, कि विद कंडीशन ही आता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन, तो जहां पर लेकिन आ जाए, बातें हो जाए, ये हो जाए, अपनी बातें रखने के लिए आ जाए, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। गेटिंग दिस? तो जो नोटिफिकेशन पास होता है वो या तो एब्सोल्यूट हो सकता है जिसमें कोई भी बात नहीं है, सीधे सीधे सबके लिए क्लियर है, या विद कंडीशंस आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि जो ये नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में ये भी वो क्लियर कर सकते हैं
कि पार्ट ऑफ द सर्विसेज आर एग्जम्प्ट एंड पार्ट ऑफ द सर्विसेज आर टैक्सेबल। एक मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल लेना चाहूं तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, तो मैं गया वहां पर नर्सरी में और मैंने वो खरीदा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, इफ यू रियली बिलीव दिस, तो इंस्टेड ऑफ टुडेज जनरेशन इज इंस्टेड ऑफ इन लव ऑफ प्लांट्स, दे आर इन लव ऑफ प्लांट ट्रीज। तो वो लोगों को ना आजकल ऐसा दिखता है कि प्लांट्स ज्यादा नहीं, उनको वो डेकोरेशन पर्पस ज्यादा अच्छा लगता है। प्लांट्स कैसे हैं, वो लिविंग है, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये गमला होना चाहिए, वैसा गमला होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि गार्डन बहुत सुंदर सा दिखता है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको भी अच्छा लगता है और प्लांट्स तो है ही। लेकिन जब अपन कभी भी प्लांट्स विथ पॉट्स विथ प्लांट्रीज खरीदते हैं ना, तो प्लांट्स तो नेसेसिटी है। तो वो आपको, आपने जितना भी पैसा दिया कि भैया ये कितने का पौधा है, उन्होंने बोला ये तो 500 रुपए का है, ठीक है दे दो। भैया ये गमला कितने का है, ये 400 रुपए का है प्लस जीएसटी। तो प्लांट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बट नॉट प्लांट ट्रीज। और अपन क्या ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो प्लांट का तो वो क्या करेगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, पर प्लांट ट्रीज का चार्ज करेगा। तो गेटिंग दिस, तो क्या हो सकता है कि कुछ पार्ट आपका एग्जेम्प्ट है, पर उसके साथ कुछ इस तरीके से बंडल है दूसरी चीज कि आप उसको अलग अलग भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो गमला अगर आप उसके साथ ही लेते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज कि जनरल एग्जामिनेशन क्या है, जनरल एग्जामिनेशन पब्लिक इंटरेस्ट में लेती है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग बोलते हैं कि ये होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को बताते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर नोटिफिकेशन पास करते हैं। दिस इज जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल बेसिस पे भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है और होली भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज सेक्शन 11(2). सेक्शन 11(2) क्या बोल रहा है? सेक्शन 11(2) स्टेट्स दैट स्पेशल एग्जामिनेशन और एडहॉक एग्जामिनेशन। पहले मैं आपको एडहॉक का मतलब समझा देता हूं। एडहॉक परमानेंट नहीं होता और एडहॉक टेम्पररी भी इतना नहीं बोल सकते। मतलब एडहॉक का डेफिनेशन तो वैसे टेम्पररी ही है, लेकिन प्योर टेम्पररी नहीं है, मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता रहता है। स्पेशल एग्जामिनेशन कई बार क्या होता है कि वैसे तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हमेशा बैठती है और हमेशा रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि ये जरूरी आइटम्स हैं, ये जरूरी चीजें हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। पर कभी कभी देयर आर सर्टेन एक्सीजेंसीज और इमरजेंसीज, आई वुड से, वहां पर एकदम से बोला जाता है कि नहीं, इस टाइम पे तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। अब अगर कल को कोरोना की कोई वैक्सीन आ जाती है और फिर लोग उसको खरीदने भागते हैं, तो उनको वैसे ही बहुत महंगी पड़ेगी, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी और इतना जबरदस्त डिमांड रहेगा, लेकिन वो तो बहुत जरूरत है, इकोनॉमी वैसी हिल गई उसकी वजह से, तो स्पेशल ऑर्डर पास कर देंगे कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। गेटिंग दिस? तो स्पेशल ऑर्डर्स कब आते हैं? स्पेशल ऑर्डर्स एक्सीजेंसीज के केस में, इमरजेंसीज के केस में आए जाते हैं। जनरल कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आते हैं अपने जनरल एग्जामिनेशन। खैर, हम लोगों को क्या क्रक्स है? हम लोगों का क्रक्स है कि जनरल एग्जामिनेशन हो या स्पेशल एग्जामिनेशन हो, जनरल एग्जामिनेशन में से ज्यादा क्या होगा? आई विश आपको राइटिंग दिख रही हो, नहीं तो मैं दूसरा कलर लेता हूं। नोटिफिकेशन होगा। क्या होगा? नोटिफिकेशन होगा। और स्पेशल एग्जामिनेशन में क्या होगा? स्पेशल एग्जामिनेशन में स्पेशल ऑर्डर होगा। तो इधर नोटिफिकेशन है जनरल एग्जामिनेशन में और स्पेशल एग्जामिनेशन में स्पेशल ऑर्डर है। दोनों का बॉटम लाइन यही है, मोटो यही है कि आखिरी में इन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सेक्शन 11(3) बोल रहा है पावर टू क्लैरिफाई स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, कुछ एग्जामिनेशन दी गई हैं, हो सकता है विद कंडीशंस दी गई हो या एब्सोल्यूट भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को वो बात समझ में आई नहीं कि ये क्या है, क्लैरिफाई करो। जस्ट टू क्लैरिफाई मी, व्हाट इज दिस? मतलब ये मान लो 11(3) तो प्योर गर्लफ्रेंड है, मेरे को जस्टिफिकेशन दो, मुझे क्लैरिफिकेशन दो, मुझे एक्सप्लेनेशन दो, मुझे सारी बातें बताओ पहले कि है क्या, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार एग्जामिनेशंस आती है, नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल ऑर्डर आता है, बट द वे दे ड्राफ्टेड इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटरप्रेट इट इन अ वे द वे दे हैव ड्राफ्टेड। तो हम लोगों का इंटरप्रिटेशन शायद उनके इंटरप्रिटेशन से चेंज हो सकता है। हमारा जो मैं कह सकता हूं कि मैंने जो बोला आपने वो नहीं समझा,
उन्होंने जो लिखा हम उसको उस तरीके से नहीं ले रहे, तो हम कई बार क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज दिस। आपने लिख तो दिया ये एग्जामिशन है, तो बोलते हैं कि कोई ऐसा एग्जामिशन है जो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो जिस दिन हमने नोटिफिकेशन पास करा है या जिस दिन हमने स्पेशल ऑर्डर पास करा है उसके अगले 1 साल के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन और द इश्यू ऑफ स्पेशल ऑर्डर, हम 1 साल के अंदर अंदर अपने पास पावर रिजर्व करते हैं कि हम 1 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर कभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को एक लूप होल जो बन रहा था उसको बचा लिया गवर्नमेंट ने और बोला कि नहीं इसको पैचअप कर दो, इसको ये लूप होल नहीं रहना चाहिए, इसको फिल कर दो। भैया आपको समझ में नहीं आया, हम आपको बता रहे हैं, हमने 1 साल का समय, हम आपको कभी भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। So 11.3 says that power to clarify scope of exemption within a period of 1 year from the date of issue of exemption notification. So this is 11.1, 2 and 3. Hope you understand this. अब ये तो हो गई हमारी बात। अब शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अब जब मैं आपको पढ़ाने बैठ रहा हूं और आपके एग्जाम्स पास में है तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं 2 चीजें देखूं। पहली तो एक तो मैं फोकस उस पर करूं जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखूं, क्योंकि अब आप देखोगे कि लास्ट टाइम पे आप इतना ज्यादा नहीं चलाना चाहोगे, वीडियो जल्दी जल्दी देखना चाहोगे। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे पहले इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूं दिस इज आवर टेक्निकल इशू, और शायद अभी मैं ये बोल रहा हूं, पता नहीं अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो वापस से आप तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अभी तक वो टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। मैं दोबारा से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने पहले ये लेक्चर रिकॉर्ड करा था और वो पूरा का पूरा वीडियो क्रैश हो गया, तो अभी मैं वापस से आया हूं आपके लिए कि एज आई कमिटेड टू यू कि नहीं ये आएगा लेक्चर वगैरह। अभी भी चीजें स्मूथ नहीं है, मैं अपना काम कर दूंगा। अब मैं इसके बैकअप्स रखूंगा अपने पास कि कल को क्रैश हो जाए किसी की साइड से तो मेरे पास बैकअप रहे। हो सकता है अभी वहां पर अपलोडिंग में क्या दिक्कत है, तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं 2 पॉइंट का ध्यान रखना चाहता हूं। एक कि सबसे पहले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखूं, और दूसरा स्पीड मेंटेन रखूं कि आप जल्दी जल्दी देखें। पर इधर मैं आपको पहले ये जो लिस्ट दिखा रहा हूं ना, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये देखिए इतनी सारी लिस्ट है। अब आप कहोगे सर ये इतने सारे पढ़ने हैं, जी पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि बस नाम पढ़ लिया और पूरे। डिटेल भी आपके मॉड्यूल में उसमें हेडिंग और डिटेल दोनों बराबर ही दे रखी है, उसमें कुछ सच नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बातें करी हैं, डिटेल में बात हुई है, और उसके ऊपर मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा, समय दूंगा आपको। ठीक है, तो 2, 4, 5, 6 कोई ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे जो काफी लेंदी है, जिसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन जाएगा, बाकी वी विल रन फास्ट। तो आज की क्लास में आई विल ट्राई, मैं नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी आज इसकी एक और क्लास में आपके सामने कुछ ही एक दिनों में वापस आ जाऊंगा। आज हम पार्ट 1 में ये यहां तक का पोर्शन कवर करने की कोशिश करते हैं। लेटेड भी देखते हैं कितना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस सर्विसेज, एग्रीकल्चर आज नहीं लेंगे, एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज तो आज ही लेंगे। आगे के जो हैं वो छोटे छोटे से हैं, मैं अभी देख रहा हूं शुरू में जो लेंदी है पहले मैं उनको ले रहा हूं। तो ये 1 पहले हम पढ़ेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, और अगर गवर्नमेंट से हमको कौन सी सर्विसेज मिलती है, हम गवर्नमेंट को कौन सी देते हैं, ये भी आज कर पाए तो विल डेफिनेटली डू। अगली क्लास में 4-5 बड़े होंगे और बाकी सारे छोटे छोटे से हैं तो वो मैं खींच लूंगा, उसका चिंता नहीं। पर मैं चाहता हूं एक बार आप तक एक बार क्लास पहुंच जाए, आप एक बार मूड में आ जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन, ये कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट है। देखिए सर, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको कोई भी सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट है, और वो कौन सी होती है वो मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। रिलीजियस सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की सर्विसेज ले रहे हैं, आप एजुकेशनल सर्विसेज ले रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज गवर्नमेंट से ले रहे हैं या गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर का, गुड्स का, तो ये सब मैं आपके साथ अभी डील करूंगा। मैं सारे पढ़ूं, एक एक करके शुरू करता हूं। तो सबसे पहले वी आर मूविंग टू, हियर वी गो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। देखा जाए तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट जो मैं देख रहा हूं, सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी। इन्होंने आपको जो भी सर्विसेज दी हैं, अब जो मैं पढ़ूंगा आपके साथ,
वो सर एग्जेम्प्ट होंगे, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपसे फिर से एक और बात आपको समझा दूं, अगर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई सर्विसेज दे रहा है तो दे आर चार्जिंग फ्रॉम यू। उन्होंने जो सर्विस दी उस सर्विस का चार्ज वो लेंगे, पर उस चार्ज के ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो है वो आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, बट ऑन सच सर्विसेज दे आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम जीएसटी फ्रॉम द रेसिपेंट, क्योंकि हमने वो जीएसटी, गवर्नमेंट ने वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखी है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है चैरिटेबल एक्टिविटीज, कौन कौन सी होती है, पहले वो देख लेते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है बाय वे ऑफ क्या क्या है। फर्स्ट, केयर और काउंसलिंग ऑफ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पीपल और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। हम उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं और उन लोगों से बातें कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं जो कि टर्मिनली इल पर्सन है। इल पर्सन मतलब बीमार लोग, और टर्मिनली मतलब एकदम टर्मिनेशन पे, नियर टू डेथ। सी डेथ इज नॉट प्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी होता है ना कि अब बहुत ही बुरी हालत है, अब लोग आस छोड़ना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, तो उनको ले बस एक ये टर्म यूज कर लिया जाता है कि दे आर नियर टू टर्मिनेशन। तो टर्मिनली इल पीपल यानी कि बहुत ही ओल्ड एज हो गए या तो, और पर्सन विद सीवियर, बहुत डिसेबल है फिजिकली या मेंटली, इनकी केयर और काउंसलिंग करते हैं इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। पर्सन एफ्लिक्टेड विद एचआईवी और एड्स, ये आप लोगों को पता ही है। पर्सन एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल, संजू बाबा जो इसके बिना रह नहीं पाते कि भैया ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ठीक है, तो रिया चक्रवर्ती वगैरह, इन लोगों को केयर काउंसलिंग करनी पड़ती है। और ये हो गया ए इज केयर और काउंसलिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ में रिलेटेड। बी देखिए, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो आप लोगों ने कई बार एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, अब लोग आप नहीं देखते, आप न्यू जनरेशन है। पहले तो इतने एडवर्टीजमेंट आते थे कि अपना ध्यान रखो, अपनी पॉलिसीज कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। देयर इज नथिंग बिगर देन हेल्थ, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मैं रियलाइज करता हूं ये बात, आज मैं कैमरे पे भी बोल रहा हूं और दुनिया से 100 बार बोलूंगा, आप लोगों को आज समझ में नहीं आएगी, जब आप एक टाइम आएगा व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है वो बहुत लेट आए। हम लोग, मैं, आप और आप तो बहुत अच्छा, वो टाइम आने वाला है जब आप बहुत 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 अच्छा कमाओगे, जबरदस्त वेल्थ होगी आपके पास, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ। और हेल्थ का जो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो आप कितना भी वेल्थ खर्चा कर लो वो वापस से नहीं आता। और हेल्थ क्यों खराब होती है आपकी? क्योंकि आप इन चीजों में, इन टेंट्रम्स में पड़े हुए हो कि मुझे ये भी कम करना है, वो भी करना है। ठीक है, होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन मेंटल पीस बहुत जरूरी है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सर आप अपना ध्यान रखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग कीजिए, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है कि आपका ध्यान अगर एक जगह पे लगेगा, विजन सही बनेगा आपका। ठीक है, तो ये देयर आर सर्टेन टैक्टर्स कि आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपका कहीं भगवान में ही मन है, लेकिन एक जगह पे तो मन है एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं, एडवांसमेंट ऑफ, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आप वहां पर जाते हो, आपने वहां पर एक कैंप ज्वाइन करा जो योगा करवाता है, एंड दे आर चार्जिंग 20,000 पर मंथ टू यू। तो दे आर चार्जिंग 20,000 पर मंथ फ्रॉम यू, तो आप 20,000 रुपए जो दे रहे हो, तो ये नहीं है कि वो फ्री में दे रहे हैं, आपसे 20,000 रुपए हर महीना ले रहे हैं वो, बस उसके ऊपर क्या नहीं लेंगे? जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विसेज देंगे वो क्या है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी।
लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो 12AA में ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर वो 12AA इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू किन किन को दे रहे हैं? इनको अबेंडेंट, ऑर्फन एंड होमलेस चिल्ड्रंस, जिनके पास घर नहीं है, अनाथ है, इन बच्चों को अगर हम दे रहे हैं सर्विसेज। फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज पर्सन, प्रिजनर्स कैदियों को, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, 65 ईयर्स भी हो और रूरल एरिया में भी हैं, अगर हम इनको सर्विसेज दे रहे हैं तो सर हम इनसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, अभी लॉकडाउन ने इकोनॉमी तो बहुत गिरा दी लेकिन एनवायरमेंट काफी तक इंप्रूव कर दिया था। तो ये देखिए अब कौन कौन सी बातें हो गई हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है, अगर आप केयर एंड काउंसलिंग करते हैं, किसका? टर्मिनली इल पीपल का, सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से जो लोग गुजर रहे हैं, द पर्सन हु आर एफ्लिक्टेड विद HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल। पब्लिक अवेयरनेस आपको फैलानी है रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, रिगार्डिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एजुकेशन प्रोग्राम्स आपको देने हैं इनको, अबेंडेंट को, ऑर्फन को, होमलेस चिल्ड्रन को, फिजिकल और मेंटली अब्यूज को देने, मतलब अगर आप देते हो तो यू विल नॉट चार्ज एनी GST ऑन इट। प्रिजनर्स को और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 years residing in rural area. If you are involved in preservation of environment including watershed, forest and wildlife, तो sir now you are getting this, तो आपको उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है। अब आते हैं अपन, पहला था, दूसरा देखते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में। सेकंड पॉइंट रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग। रिक्रिएशनल का मतलब अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आप लोगों को पता है, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं क्योंकि देखो मॉड्यूल में इतना ही लिखा हुआ है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब कोई आपका पैशन नहीं, आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है मैं क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं। सर ये आपका पैशन है। सर पैशन होता तो अभी तक शायद कहीं ना कहीं कूद गया होता, पैशन शायद टीचिंग में मिल गया तो यहाँ कूद गया। तो लेकिन मेरे को हमेशा क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है या वॉलीबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग, तो इसके लिए अगर ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आपको देती है तो इट इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इंस्टीट्यूट, दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। सो द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग दे रही है या कोचिंग दे रहे हैं इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, स्पोर्ट्स by charitable entities registered under 12AA of Income Tax Act are exempt. Next, services by charitable institute में थर्ड है import of services by charitable entity। अगर चैरिटेबल एंटिटी बाहर से कुछ भी चीज इंपोर्ट कर रही है, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से इंपोर्ट का बात हो रहा है भैया, यानी कि नॉन टैक्सेबल, यानी कि मैं बोलूं हाँ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से माल आ रहा है एग्जैक्टली तो यहां से जो भी माल आएगा वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, इनको टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड द फोर्थ इज सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम। सर्विसेज कौन दे रहा है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में ओल्ड एज होम दे रहा है। ओल्ड एज होम क्या होता है? जहां पे वो लोग रहते हैं वृद्धाश्रम, जहां पे 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोग वहां पर रहते हैं। तो सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स 1961 टू इट्स रेसिडेंट एज 60 years or more against the consideration up to 25,000 per month per member, provided that the consideration charge is inclusive of charges of boarding, lodging and maintenance। तो अगर उधर का चार्जेस 25,000 रुपए तक का है तो सर फिर लोड लेने का नहीं, फिर उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा। तो यानी कि इसने एक और यहां पे चीज बोल दी है कि अगर ये ओल्ड एज होम
60 ईयर्स और ज्यादा की उम्र के लोग 25,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट मंथली करते हैं तो फिर जीएसटी लग जाएगा। ये एक लिमिट दे रखी है, अप टू ₹25,000 होना चाहिए बस। सो नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस सर्विसेज, और रिलीजियस सर्विसेज में देखेंगे अपन, छोटा सा ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो क्या कहते हैं इसमें, क्या है अब रिलीजियस सर्विसेज में, अभी जैसे अभी अपने से पहले पढ़ा था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जैसे थ्योरी याद रखनी पड़ती है ना, वो फिर भी मैं कहता हूं एक बार आसान होती है। रिलीजियस सर्विसेज में अब आपको कुछ फिगर्स याद रखनी पड़ेंगी, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है वो याद रखना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट इट बी, अगर आप रिलीजियस सर्विसेज दे रहे हो तो सर इतने पुण्य काम के लिए जीएसटी नहीं लगाती गवर्नमेंट, कहती कि नहीं इन सब चीजों के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, हम जैसे लोगों के लिए। तो रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस यानी कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह हैं या ऐसे जगह हैं जहां पर लोग जाते हैं रिलीजियस सेरेमनी के लिए, तो उनके आसपास की जो जगह होती है अड़ोस पड़ोस की, उसी को बोलते हैं अपन प्रेजेंस। तो अगर वो जगह रेंट पे दी गई है तो जब भी आप कोई रेंट लेते हो किसी से तो उस रेंट के ऊपर जीएसटी का पेमेंट भी आप कलेक्ट करते हो। तो उन जगहों को जो आपने दिया उधर आप सिर्फ रेंट दोगे, रेंट ही कलेक्ट करोगे, रेंट के ऊपर जीएसटी का कलेक्शन नहीं करोगे। तो रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय, लेकिन ये एग्जेम्पशन खाली इन तीन पर्संस को मिलेगी अगर इन लोगों के पास वो जगह है और इन्होंने रेंट पे दी है तो। कहां पर? रिलीजियस प्लेस के आसपास, बिल्कुल नियर बाय, इमीडिएट विसिनिटी। An entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income Tax Act. ये जो जगह हम दे रहे हैं वो किसकी है? It is owned or managed by a religious trust which is registered under 12AA. A trust or an institution registered under section 1023 CV of Income Tax Act, क्योंकि अभी सारे Income Tax Act से हैं जहां पर मैं आपको ये बातें पढ़ा चुका हूं। A body or an authority covered under section 1023 BBA of the said Income Tax Act are exempt. तो क्या बोला गया? बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवा रहे हो तो सर उस पे आपने जो भी अगर कोई पेमेंट वगैरह किया है तो उस पे जीएसटी लगेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी जगह आसपास की दे रहे हो जहां पर ये सब कुछ होता है, जहां पर अपने रिलीजियस सेरेमनी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके आसपास की जगह आप रेंट पे दे रहे हो तो उस पे सिर्फ रेंट का कलेक्शन है, जीएसटी का कलेक्शन नहीं है। हाउएवर such property should be owned and maintained by these three persons. Let's move further. Religious services. However, nothing contained in entry number, nothing contained in entry B, ये entry B ये रही, ये entry B of this exemption shall apply to, ये तब तक अप्लाई होता है जब तक, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर ₹1,000 और मोर पर डे। अगर आप कोई रूम दे रहे हो रेंट पे और उसका रेंट जो है वो अगर उसके जो चार्जेस हैं 1,000 रुपए से ज्यादा है अगर, तो सर जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी कब तक नहीं लगेगा? अगर उसका रेट जो है वो 1,000 रुपए तक है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। अगर आप कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ये सब प्रीमाइसेस वगैरह दे रहे हैं तो उनका चार्जेस 10,000 रुपए तक होना चाहिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ। तो अगर आपने ये बिजनेस वगैरह करने के लिए आसपास की दुकानें दी हैं किराए पे, उनका किराया 10,000 है तो ठीक, उससे ज्यादा है तो सर कम अप विद जीएसटी, फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं अपन कंडीशनल एग्जेम्पशन, ये विद कंडीशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिलीजियस सर्विसेज में। रिलीजियस सर्विसेज में सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। सर्विसेज कौन दे रहा है? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल है, वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस की सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट टू रिलीजियस पिलग्रिमेज
facilitated by the government of India under bilateral arrangement are exempt. तो बहुत छोटा सा था ये रिलीजियस, लेकिन क्योंकि इसमें फिगर्स इंक्लूडेड थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने दो पढ़े आपके साथ, एक पढ़ा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और दूसरा पढ़ा मैंने आपके साथ रिलीजियस सर्विसेज वाला। इन दोनों के ऊपर पहले मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा। मैं आप लोगों से आज फर्स्ट टाइम एक्सक्यूज मार रहा हूं, मैंने 12-12 घंटे क्लास ली है, बट माई टेक्निकल टीम इज नॉट रेडी नाउ, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम्स वगैरह है वो उनको आज कॉपरेट नहीं कर रहे, पहले कई टाइम से नहीं कर रहे, अभी कुछ इस 3-4 दिन से दे आर वर्किंग ऑन इट। तो मेरे को लग रहा है कि जितना आज मैंने डिसाइड करा है, मैंने उनको वैसे भी इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2। मेरे को लग नहीं रहा कि हम ज्यादा कर पाएंगे, बिकॉज दे आर इंडिकेटिंग मी कि इट इज नॉट फिजिबल टू अपलोड लेंथी चैप्टर। तो एनीवे अभी अपन जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इन अ कपल ऑफ डेज आई विल बी बैक और वापस से मैं आपको बाकी का सारा चैप्टर कवर करा दूंगा। और किसी केस में वो अगर हमारी टेक्निकल इश्यूज सही नहीं हो पाते तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट और जूम और वेबएक्स को मैं किसी पर भी आपके साथ कनेक्ट होऊंगा, और जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और हम लाइव क्लासेस पढ़ लेंगे, नो इशू। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। This illustration number 1 is pertains to charitable institution। अभी तक अपन ने दो पढ़े, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पढ़ा और दूसरा रिलीजियस सर्विसेज से रिलेटेड पढ़ा। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पे अपन पहले क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे। अगर आपको वो पॉइंट्स याद है तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, और वो पॉइंट्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती थी वो आपको ध्यान रखना है। जो एक्टिविटीज मैंने नहीं पढ़ाई, अगर वो एक्टिविटीज आपको देखने लग जाए तो सर वो एग्जाम नहीं होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल होगा, तो ध्यान रखेंगे। आइए प्लीज शुरू करते हैं। MTCT, an entity registered under Section 12AA of the Income Tax Act 1961, has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute its GST liability from the information given below. Okay sir. फिर यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आइए। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर जो ट्रस्ट है 12AA में रजिस्टर्ड है, अगर वो योगा कैंप करवाता है, रिलीजियस रिलेटेड करवाता है, स्पिरिचुअलिटी से चीजें करवाता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज अगर ये ट्रस्ट अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसकी जो भी फीस होगी वो फीस होगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दिस इज प्योरली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। सेकेंड इज अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबंडेंट, ऑर्फन्ड एंड होमलेस चिल्ड्रन। ये याद हो गया होगा आपको कि इनको अपन ने कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम से अगर ट्रस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सर इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, ये भी एग्जिम्प्ट है। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट रिसीव फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट। ये तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने कि कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई हो। सर अगर कोई ट्रस्ट है जो कि 12AA पे रजिस्टर्ड है, वो अगर रिलीजियस प्लेसेस के इमीडिएट विसिनिटी में, रिलीजियस प्लेसेस के प्रेजेंस में, आसपास में कोई प्रॉपर्टी देता है तो वो अपन रिलीजियस प्लेसेस में ध्यान देते हैं और एग्जेम्प्ट होती है। अभी यहां पर सी वी आर लुकिंग अंडर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और यहां पर कहीं नहीं है कि हम रिलीजियस प्लेसेस के आसपास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है विच इज ओन्ड बाय द ट्रस्ट, उन्होंने उसके ऊपर रेंट कमाया, हमने चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं पढ़ा, तो ये 35 लाख रुपए 35 लाख रुपीज शेल बी टैक्सेबल। ओके। फोर्थ इज पेमेंट मेड फॉर द सर्विस रिसीव फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर कहां पर है, वो इंग्लैंड में है। तो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी। तो पर्पस क्लियर है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी पढ़ा हुआ था सर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोरोना ने तो वैसे इकोनॉमी खराब कर दी, लेकिन यस इन्वायरमेंट को इससे बहुत फायदा हुआ है। तो इन्वायरमेंट को फायदा हुआ है, और ये वाली चीजों की जरूरत नहीं है पेंडेमिक की। हमको जिंदगी में बहुत इकोनॉमी लॉस हो जाता है, हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें। इनकी भी लाइफ है, उनका भी उतना ही राइट है जितना हमारा राइट है इस प्लैनेट अर्थ पे। तो अकॉर्डिंगली अगर ये ऐसी एक्टिविटीज में ट्रस्ट इन्वॉल्व है तो उस पर क्या है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज एग्जिम्प्ट। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ ओल्ड एज होम मेंट फॉर रेसिडेंट ऑफ 60 years और मोर
कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर इज ₹5,000 इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। ये मैंने आपको एक लिमिट के साथ पढ़ाया था कि अगर आपको ओल्ड एज होम से जो कि जिनकी एज 60 ईयर्स और अबव हो, जो रेसिडेंट से अगर आपको पैसे मिल रहे हैं अप टू ₹25,000 पर मंथ पर हेड, तब तक तो जीएसटी नहीं लगेगा। और 25,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा तो फिर वो जीएसटी लगेगा, फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अभी अपने को कितने मिल रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में? सर हमको पर मंथ पर हेड 5,000 रुपए मिल रहे हैं, विच इज लेसर देन 25,000, तो अकॉर्डिंगली इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। नीचे दे रखा है नोट में, जीएसटी हैव बीन चार्ज सेपरेटली वेयर एप्लीकेबल, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब सर जीएसटी किस पे लगाए? मेरे हिसाब से तो सारे एग्जेम्प्ट हो गए। एक ये 35 लाख वाला टैक्सेबल है, तो मेरा आंसर आ रहा है 35 लाख का 18%, विच कम्स टू 35 लाख इंटू 18%, इट कम्स टू 6,30,000। और अगर मैं इसको मैच करूं अपने गिवन आंसर से तो ये एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। तो 6,30,000 इज द आंसर और सही है हमारा। तो आपको करना क्या एग्जाम में? आपको एग्जाम में अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच इज कवर्ड अंडर चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड विच इज नॉट। और अपन ने देखो एकदम से वो आइडेंटिफाई करा तो अपना आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के ऊपर इलस्ट्रेशन समझ में आया। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 20, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। अब रिलीजियस प्लेसेस के आसपास की जगह अपन रेंट पे चढ़ा रहे हैं तो सर वहां पर अपन ने लिमिट पढ़ी थी, और वो लिमिट आप लोगों को याद होगी, नहीं याद है तो मैं एक बार जल्दी से याद करा देता हूं कि उसके आसपास अगर अपन रूम्स वगैरह देते थे, रेंट ऑफ रूम, तो उसका अगर 1,000 रुपए तक का अपने को चार्जेस रिसीव होते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके नियर बाय अपन 10 कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, ये सब चीजें रेंट पे देते हैं तो 10,000 रुपीज अगर अपने को रिसीव होते हैं पर डे पे, तो 10,000 रुपए तक पे जीएसटी लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर दिया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। और रिलीजियस प्लेसेस के नियर बाय अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह, शॉप्स वगैरह दी है अपन ने, तो उनके भी 10,000 पर डे का है, उससे ज्यादा अगर रिसीव हो गया तो जीएसटी लगेगा। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन देखते हैं। अच्छा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अगर अपन ने रूम रेंट पे दिया है तो उसका पर डे का 1,000 है। अगर अपन ने कम्युनिटी हॉल या कल्याण मंडपन और ये ऐसी जगह जहां पर ये मैरिजेस वगैरह या इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं वो दिया है तो उसका 10,000 पर डे है। ये दोनों पर डे है। और तीसरा जो अपन ने शॉप्स वगैरह दिए हैं उसका 10,000 पर मंथ है। तो पहले का 1,000 पर डे है, दूसरा 10,000 पर डे, और तीसरा जो शॉप्स वगैरह उनका 10,000 पर मंथ है, पर डे नहीं है। तो काइंडली नोट दिस। अब अपन देखते हैं यहां पर VHP, an entity registered as religious trust under section 12AA of the Income Tax Act 1961 has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute the value of taxable supply from the information given below. आराम से देखते हैं। हमको टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, यानी कि कोई जीएसटी वगैरह नहीं, हमको टोटल वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी। पहला, रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर ₹500 पर डे। 500 रुपए पर डे का है, मैंने बोला था 1,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। ये 500 रुपए सर, ये एग्जेम्प्ट है। वापस से रेंटिंग ऑफ रूम चार्जेस आर ₹1,500 पर डे। अब सर ये 1,000 से ज्यादा हो गया, ये टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी वेयर चार्जेस आर 25,000 पर डे, पर डे 25,000 रुपए पर डे पे लग रहा है तो सर 10,000 रुपए से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपन वेयर चार्जेस आर 5,000 पर डे, सर 10,000 से कम है, एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस वेयर चार्जेस आर 15,000 पर मंथ। अब पर मंथ पे बात हो रही है, देखो तो सर मंथ पे बात हो रही है तो 15,000 है, 10,000 से ज्यादा है तो इट इज टैक्सेबल। और रेंटिंग ऑफ शॉप्स फिर से वे चार्जेस आर 5,000 पर मंथ तो 10,000 से कम है तो इट इज एग्जेम्प्ट। अब लेट्स कम टू, पहला हो गया हमारा 9 लाख, दूसरा हो गया हमारा 10 लाख। जो जो टैक्सेबल है वो पकड़ रहा हूं मैं। ओहो,
पहला हो गया हमारा ये 9 लाख, फिर हो गया हमारा ये दूसरा 10 लाख टैक्सेबल, और तीसरा हो गया हमारा ये 7,50,000। सबका टोटल करें तो ये आ रहा है हमारा 26,50,000। तो अकॉर्डिंगली जो टैक्सेबल अमाउंट हमारा निकल के आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 26,50,000, और हमारा आंसर इससे लेट मी चेक, यस मैच कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने पहले भी बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक्सट्रीमली काइंडली अकोमोडेट। मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि वी आर फेसिंग रियली बिग इश्यूज टू मेक दिस पॉसिबल, आप लोगों के टू अपलोड दिस वीडियो, और आप लोगों के लिए चीज़ें हम जो कमिटेड डेट थी 30 अक्टूबर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे भी खुद भी दुख हो रहा है कि 30 अक्टूबर कोई रिकॉर्डिंग हुई और 2 बार 3 बार 4 बार क्रैश हो गई है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं बस अब उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आज आपको 31 अक्टूबर को अब ये मिल जाए, ये रिकॉर्डिंग। और अब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बार बार क्रैश हो रही है लेंथ की वजह से। तो कोई बात नहीं, अगर 2 4 5 दिन में ठीक चीज़ें हो जाती है तो इन अ कपल ऑफ डेज मैं आपके सामने फिर से आऊँगा इस पार्ट 2 के साथ, और आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर नहीं हो पाया तो मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, मैं आपके पास गूगल मीट का या वेब सिस्को का या जूम आईडी कोई भी आपके साथ शेयर करूंगा, और अपन सब लोग लाइव क्लास करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों की स्टडीज इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे अपलोड होता है तो बाद में भी लोग देख पाते हैं, लाइव में उस टाइम पे खाली वो लोग देख पाएंगे जो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो व्हाटसोएवर द सिचुएशन वुड बी, आई लेट यू नो। थैंक्स फॉर अकोमोडेशन, तुम लोग हमेशा साथ में रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूं तुमसे बहुत जल्दी।